हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कारण पूरे डिस्कस कर लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिबेलियन जो लोग थे या जो रिबेलियन थी वो किस तरह से फैली और किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो नॉर्थ पार्ट था उसको उसने पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया, किसमें, एक युद्ध के मैदान में। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग सबसे पहले लिख लेते हैं जिससे आपका अट्रैक्शन इसमें बना रहे। ए म्यूटिनी becomes a popular rebellion। हाँ, कि एक छोटी सी चिंगारी, छोटी सी घटना हुई थी, वो किस तरह से इम्पोर्टेंट क्या बन गई, पॉपुलर रिबेलियन बन गई। तो इसको हम पूरी तरह से डिस्कस इसमें करने जा रहे हैं। इसमें अलग अलग एस्पेक्ट हम देखेंगे, किस तरह से मेरठ में शुरू हुई और विभिन्न पार्ट को इसने कैसे कन्वर्ज किया। देखो, 1857 की जो रिबेलियन थी वो ऐसा नहीं कि पहली क्रांति थी, इससे पहले भी छुटमुट छोटे छोटे विद्रोह होते रहते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, कोल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। इसके अलावा आपके और भी छोटी छोटी झड़पें देखने को मिलती थी। पीजेंट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में झड़प देखने को मिल जाती थी। क्यों? कारण ये था कि जो रूलर और रूल्ड यानी जिनको रूल किया जा रहा था उनमें स्ट्रगल देखने को मिल जाता था। कारण क्या था कि ये पूरी तरह से डिसकंटेंट हो चुके थे, क्योंकि लोगों को पता लग चुका था कि अंग्रेजों का प्राइम मोटो जो है वो लोगों को और यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है। हालांकि क्योंकि छोटे मोटे जितने भी विद्रोह हुए उनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, समय से दबा दिया। जब ये 1857 की क्रांति हुई तो इसको भी अंग्रेजों ने बहुत ही लाइटली लिया था, और लाइटली लेने का कारण ये हुआ कि धीरे धीरे बहुत ही पॉपुलर हो गई। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे, क्या क्या पूरी क्रियाविधि क्या हुई कि इस तरह से ये क्रांति फैली, फिर बहुत बड़ी हो गई, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो क्रांति है उसकी आप डेट याद रखेंगे, 10 मई 1857। कहां से शुरू हुई थी ये? आपके मेरठ से। कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से। सॉरी, MEERUT, मेरठ से शुरू हुई थी। और किस तरह से इसने पूरे नॉर्थ इंडियन पार्ट को अपने उसमें क्या ले लिया, वो बना लिया था। उस समय ये बोला गया था कि 1857 की क्रांति जो थी उसको वर्ल्ड की सबसे फेमस रिबेलियन बोला गया था। सिपाही क्रांति है ना, जिसमें सिपाहियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हुआ क्या था, 29 मार्च 1857। देखो, ये स्टार्टिंग डेट है, इसको हम एक ऑफिशियल डेट मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हाँ फिक्स हो गया कि 10 मई को एकदम से हो जाएगी। इसके लिए कुछ कारण रहे होंगे, धीरे धीरे इकट्ठे हुए होंगे, फिर एकदम से जो स्प्लिट होता है उसी को हम बोलते हैं पर्टिकुलर डेट। तो 10 मई 1857 पर्टिकुलर डेट है, लेकिन उसके बीज जो थे वो कई सालों से बोए चले आ रहे थे। उसमें हमने कुछ कारण तो पढ़ लिए, अब हमारा पूरा फोकस सिपाहियों पे है। तो सिपाहियों में क्या हुआ, 29 मई 1857 को एक यंग सोल्जर थे मंगल पांडे। मूवी देखी होगी आपने मंगल पांडे 1857 की क्रांति के पहले आप ये बोल सकते हैं पायोनियर थे, जिन्होंने इस क्रांति के बीज बोए, लोगों के सिपाहियों के दिमाग में इन चीजों को रखा। इसको क्या कर दिया गया कि डेथ की सजा दे दी थी, इनको फांसी दे दी गई थी। कब? 29 मई 1857 को। इससे पहले इन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की, वो पूरी एक्टिविटी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप इतना याद रखो कि इन्होंने ऐसा कर दिया था। ये जो थे ये मेरठ रेजिमेंट के थे, इतना पक्का याद आपको होना चाहिए। किस रेजिमेंट के थे? मेरठ रेजिमेंट। रेजिमेंट क्या होती हैं? छोटी छोटी टुकड़ियां होती हैं अलग अलग, जैसे रेजिमेंट मेरठ रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट होती है ना। जैसे आज हमारी इसमें है इंडियन आर्मी में, आपको अलग अलग रेजिमेंट देखने को मिल जाएंगे।
तो मेरठ के रेजिमेंट जो थे उसमें इन्होंने वो कर दिया। कंसर्न क्या थे, वो आपका कारण था, मैं आपको बता देता हूँ। मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी कारतूस को इस्तेमाल ना करने के लिए। कारण क्या था कारतूस को ना इस्तेमाल करने का, वो आप सबको पता है। तो जब इनको फांसी दे दी गई तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इसके साथी लोग थे, मेरठ रेजिमेंट के जो लोग थे, उन सिपाहियों ने ड्रिल करने से मना कर दिया। अब ड्रिल क्या होती है, ड्रिल क्या होती है, ड्रिल किसी भी अब ये बोलो बेल्ट की जो नौकरी होती है, या आप ये बोलो पुलिस और आर्मी में ड्रिल जो है वो डिसिप्लिन का आधार होता है। ड्रिल में आपको सब चीजें सिखाई जाती हैं, सल्यूट करना, तेज चाल, बाएं मुड़ दाएं मुड़, आप देखे होंगे ना टीवी में जो आप देखते हैं परेड, परेड का जो पूरा बेस होता है वो ड्रिल होता है। तो ड्रिल करने से मना कर दिया उन्होंने कि हम किसी की ड्रिल नहीं करेंगे। ड्रिल कैसी भी हो सकती है, आर्म के साथ भी ड्रिल होती है, जैसे फायरिंग रेंज में जब जाते हैं फायर वायर करते हैं, या फायरिंग करने की एक ड्रिल होती है, कब आदेश मिलेगा, कैसे आपको, अब मूवी वगैरह में देखते होंगे ना, टीयर गैस बोलेगा भाई टीयर गैस, सब फिर फेंक देते हैं, तो ये ड्रिल होती है। तो ड्रिल करने से उन्होंने मना कर दिया। किसके साथ, नए कार्ट्रिज के साथ, नए जो कारतूस थे उनके साथ उन्होंने ये मना कर दिया ड्रिल करने से। नए न्यू कार्ट्रिज मतलब नए कारतूस, किसके थे, चर्बी उसमें थी, किसके, काऊ और पिग्स की, उसमें क्या थी, फैट। बार बार ये चीजें आ रही हैं तो आपको कंठस्थ हो जाएंगी ना। तो इससे क्या हुआ, इसका रिपरकशन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने लगभग 85 जो सिपाही थे उनको डिसमिस कर दिया और कुछ को जेल दे दी। तो ये जो घटना हुई थी ना 29 मार्च को, ये घटना हुई थी 9 मई 1857 को। कौन सी घटना, दूसरी वाली। अब जब ये हुआ तो इसका रेस्पॉन्स फिर इंडियन जो सोल्जर थे उन्होंने क्या किया, बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया। क्या किया, 10 मई, अगले दिन 10 मई 1857 को वो भाई खुलेआम विद्रोह आ गए और क्या कर दिया, जो रेजिमेंट थी वहां के जो कोत होते थे, वहां का जो शस्त्रागार था, वहां से सारे लूट लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अधिकारी अधिकतर ब्रिटिशर्स होते थे, ब्रिटिशर्स लोगों को उन्होंने मार दिया, बड़े बड़े अधिकारियों को मार दिया, गन, कारतूस, गोला बारूद सब लूट लिए और डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिशर्स को फिरंगी। आप अच्छे से वाकिफ होंगे, फिरंगी कि ये फिरंगी हैं, हमें फिरंगियों के अधिकारों से या फिरंगियों के राज से हमें क्या करना है, छुटकारा लेना है। इसके बाद में हुआ क्या, अब वो तो पागल सेना थी, सेना में लीडर नहीं था, लीडरशिप की कमी थी, तो उनमें एक चीज भावना आएगी, ठीक है हम फिरंगीज को हटा तो देंगे, उखाड़ देंगे, लेकिन हमें लीड कौन करेगा, भाई लीडर तो चाहिए ना, बिना लीडर तो सेना कोई मतलब ही नहीं है। जब तक लीडर नहीं होगा तो सेना का कोई औचित्य नहीं है। तो लीडर का नाम आते ही इनके दिमाग में बात आती है बहादुर शाह जफर के बारे में। बहादुर शाह जफर, अब बहादुर शाह जफर एक कॉमन आदमी, आप सभी जानते हैं, छोटा मोटा आदमी कहीं खेतीबाड़ी कर रहा होगा, ऐसा नहीं है बेटा, आप सबको पता है बहादुर शाह जफर कौन थे, किंग या सम्राट ऑफ मुगल, किंग ऑफ मुगल एम्परर, आप सबको पता अच्छे से। तो उन्होंने रुख कर दिया दिल्ली की तरफ। आपको पता है ना कि उससे पहले ये कहाँ रहते थे, रेड फोर्ट में, रेड फोर्ट पे पहुंच गए ये मेरठ से। तो अब मैं आपको पहले मेरठ से दिल्ली की वो तो दिखा देता हूँ। रातों रात इन्होंने ये सारा काम किया ना। ये मेरठ है बेटा और ये दिल्ली है, तो समय बहुत कम लगा होगा, दूरी ज़्यादा नहीं है, मेरठ दिल्ली के बिल्कुल पास में ही है। पैदल भी गए होंगे तो पूरी रात में सुबह तक ये पहुंच गए होंगे। जाकर इन्होंने क्या कर दिया, रेड फोर्ट जो था उसके आसपास जितने संतरी वंतरी अंग्रेज अधिकारी थे उनको तो मार दिया और बाकी को अपने साथ मिला लिया। तो एक स्प्रिट चल पड़ी, एक मूवमेंट चल पड़ा, लोग अंधाधुंध इनके साथ हो चुके। साथ क्यों हो रहे थे, क्योंकि पहले से उनमें रोष था, पहले से उनमें असंतोष था। तो 10 मई को वो दिल्ली पहुंच गए सुबह की सुबह। और हुआ क्या कि जो दिल्ली की जो रेजिमेंट थी, अलग अलग जगह अलग अलग रेजिमेंट होती थी। अंग्रेज क्या करते थे, जहां उनको ये लगता था कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस होते थे, जैसे आज भी ऐसा ही होता है, जहां इंपॉर्टेंट प्लेस होते हैं वहां आर्मी रखती जाती है। तो वो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद ऐसी जगह क्या रखते थे, अपनी
आर्मी रखते थे। तो दिल्ली के सैनिक भी इनसे मिल गए, अच्छी बात होगी, तो बहुत बढ़िया बात होगी। उन्होंने भी क्या कर दिया, वहाँ विद्रोह का बिगुल बजा दिया और अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया और पूरी तरह से कैप्चर वहाँ का आसपास का एरिया कर लिया। अब जो जोशीले सैनिक थे वो जैसे ही वहाँ रेड फोर्ट के पास पहुंचे तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भैया हम तो बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते हैं। लेकिन बहादुर शाह जफर इस बात से रिलक्टेंट थे। उन्होंने क्या बोला, क्योंकि उनको इतनी आशा ही नहीं थी कि इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी, इतना बड़ा मूवमेंट हो जाएगा, कि भैया हम इस जो एम्पायर है जो अंग्रेजों ने बसाया है ये बहुत ही स्ट्रांग है, इसको नहीं उखाड़ पाएंगे। हालांकि ये तो उनका मानना था, लेकिन बार बार जब इन्होंने प्रेशराइज किया, परसिस्ट किया, तो ये एग्री हो गए और इन्होंने फिर क्या कर दिया, इनका साथ देना तय कर लिया। इन्होंने देखा कि चलो यार अपना लास्ट तो है ही, इसके बाद में अपने को तो फिर हटा देंगे यहाँ से। तो ये भी एक कारण मैं आपको डिस्कस किया था। तो ये फिर मान गए। मानने के बाद हुआ क्या, बहादुर शाह जफर जो था ना, ये फिर एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करने शुरू कर दिए। हालांकि बहादुर शाह की जो एज थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा थी। तो इसके बाद में इन्होंने एक्शन क्या किया, इन्होंने अलग अलग जो कंट्री के रूलर्स थे, रूलर्स कैसे थे, आप ये बोल सकते हैं कि अंग्रेज आधिपत्य के अंदर वो छटपटा रहे थे, उनके अधिकार तो पूरे ले लिए थे, सिर्फ नाम मात्र के वो राजा थे। उनको इन्होंने क्या लिखा, लेटर्स लिखे। क्या लिखे, संदेश पहुंचाया, आप ये मानो किसी तरह संदेश पहुंचाया कि हम सबको अब एक साथ आकर एक कॉन्फेडरेसी बनानी चाहिए, एक यूनिटी बनानी चाहिए, एक यूनाइट हमें क्या होना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए, कॉन्फेडरेसी बनानी चाहिए। इससे क्या होगा, हम अंग्रेजों का मुकाबला कर सकेंगे। तो ये जो सिंगल स्टेप जो थी, क्योंकि जो लेटर बहादुर शाह ने लिखा था ना उसका इतना बड़ा इम्प्लीकेशन हुआ। इम्प्लीकेशन क्या हुआ, इससे लोगों में जो भावनाएं कई सालों से, लगभग 100-150 सालों से उनके दिलो दिमाग में दबी पड़ी थी, वो एकदम से उमड़ गई। और मुगल डायनेस्टी क्योंकि बहुत सालों तक हमारे यहाँ राज की, आपको पता है 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। 1550 उसके बाद में मुगल एम्परर यहाँ आए। 1556 में इसका राज तिलक हुआ अकबर का। उसके बाद की सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो इतने सालों तक जब उन्होंने राज किया था, लगभग 200 सालों तक, 150-200 सालों तक, आप बोल सकते हैं 1707 में जब तक ये इसकी डेथ हुई थी, आपका जो ये थे ना औरंगजेब, तब तक बहुत अच्छे से उन्होंने शासन किया। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ जब इन्होंने लेटर लिखा, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट से जुड़े थे लोग, आज भी इनको क्या मानते थे, अपना सम्राट मानते थे। रियल में थे नहीं, लेकिन सेंटिमेंट इनसे जुड़े हुए थे। तो इसका रिपरकशन क्या हुआ कि छोटे मोटे जितने भी रूलर्स थे, या आप ये बोलो चीफ मैन, चीफ टेंस, यानी जो मुखिया होते थे और जो जमींदार होते थे, वो भी क्योंकि दुखी थे, किससे, अंग्रेजों से। जितने प्रिविलेज और जितने राइट्स इनको मुगलों के राज में थे उतने अंग्रेजों ने थोड़े दे रखे थे, इनको तो पूरी तरह से वो कर दिया था, हथियारों से बिल्कुल इनको वो कर दिया था, विहीन कर दिया, बिल्कुल अधिकार इनके पास नहीं थे। तो इनके जो स्वर्णिम दिन थे जो हुआ करते थे, वो इन्होंने क्या कर दिया, इमेजिन करना शुरू कर दिया कि वाह अब तो हम ऐसी लाइफ जिएंगे, ये तो बहुत मजे की बात होगी। तो इन सब ने क्या करना, साथ देना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या सोचा कि अब ऐसी क्रांति होगी, उससे मुगल एम्पायर जो है वो दोबारा आएगा, मुगल एम्पायर जो है वो दोबारा आएगा, तो उससे हमारे जो पहले के मजे के दिन थे वो लौट आएंगे और हम भी आराम करेंगे, जनता भी आराम करेगी। तो मुगल अथॉरिटी में जो राज थे वो इनको याद आने लगे, तो सबने इनका साथ देना शुरू कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों को इसकी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि इट वुड बी हैपन, कि ऐसा भी हो सकता है। हुआ क्या कि जो छोटा सा इश्यू वो इसको कंसिडर कर रहे थे कार्टरेज का, उसने बहुत बड़ी बात अपने आप में बन गई। हुआ क्या, बहुत बड़े लेवल पे रिबेलियन हो गई,
देखो इतना बड़ा कारण होता नहीं, लेकिन बहादुर शाह की एक सिंगल स्टेप जो उसने रूलर्स को इनवाइट किया टू कंस्टिट्यूट ए कॉन्फिडेरेंसी इन ऑर्डर टू अपरूट द ब्रिटिश रूल को उखाड़ने की एक सिंगल स्टेप इतना बड़ा काम कर दी कि अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी हेडेक हो गई। तो ये जो एंटायर सिचुएशन है ये बहुत ही ड्रामेटिकली, आप ये बोलो बहुत ही एकदम से ये पूरी बढ़ गई, लोगों में बिल्कुल इंस्पायरेशन आ गई, बहुत जोश आ गया, करेज आ गया, होप आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। जितनी वैल्यूज होती है ना वो सारी आप इसमें जोड़ दो कि वो बहुत ज़्यादा आशावान हो गए, ऑप्टिमिस्ट हो गए, कॉन्फिडेंस का कोई लेवल नहीं, करेज बहुत ज़्यादा आ गया। देखो करेज की कहानी ऐसी है ना, जैसे मानो दो तरफ की आर्मी यदि लड़ रही है ना, तो लीडर का इतना बड़ा वो होता है कि करेज बहुत ज्यादा वो कर देता है। यदि दूसरे आर्मी को या दूसरे ग्रुप को आपको हराना है तो इस लीडर को खत्म कर दो। लीडर को खत्म करते ही पूरी सेना का मनोबल जो है वो टूट जाता है। तो यहाँ मनोबल, साहस, आशा सब उनकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो ये हमने कुछ इनिशियल स्टेज हमने डिस्कस की। आगे सेकंड में हम डिस्कस करते हैं द रिबेलियन स्प्रिट्स। अब आगे कैसे फैलती है, अभी तक तो राजाओं का ये सब हमने देख लिया, लोगों का भी मैंने थोड़ा सा व्यू आपको दे दिया कि किस तरह से उनमें ये सब चीजें आ गई। मेरठ से जैसे ही लोग दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में उन्होंने क्या किया, दलही में क्या किया, उन्होंने उसको उखाड़ दिया। ब्रिटिश जो राज था उसको पूरी तरह से हटा दिया और लगभग एक सप्ताह तक, 1 वीक तक जो प्रोटेस्टर थे या जो एजिटेटर थे उन्होंने दिल खोलकर वहां शासन किया। वहां किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई। पूरी तरह से क्या हुआ, सिपाही वहां राज कर रहे थे और कंट्रोल कौन कर रहे थे इनको, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर में भी अंतिम जो एज थी आप ये बोलो उसमें जोश आ गया। इसके बाद में धीरे धीरे ये चीजें दिल्ली से आसपास के एरिया में फैलेंगी। दिल्ली कहाँ, ये दिल्ली के आसपास एरिया में, जैसे कानपुर में पहुंची, लखनऊ में पहुंची, बरेली में, यहाँ आसपास के एरिया में क्या हुआ, ये सब चीजें फैलने लग गई। और यहाँ जितनी रेजिमेंट हुआ करती थी इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और अंग्रेज अधिकारी थे उनको मार दिया, पूरी तरह से वो कर दिया। अब जितने डिसकंटेंटेड पर्सन थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा बाजीराव का जो एडप्टेड सन था नाना साहब, उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। नाना साहब कहाँ से लीड कर रहे थे, कानपुर से। लखनऊ से कर रही थी हजरत बेगम, नाम आपने सुना होगा। मेरठ से तो क्रांति चली थी, दिल्ली ये पहुंच गए। इसके बाद में आप बिहार की तरफ जाएंगे तो इम्पोर्टेंट जगह है आरा। आरा में एक कुंवर सिंह थे जमींदार, ओल्ड एज जमींदार कुंवर सिंह, उन्होंने लीड किया था। तो ये अलग अलग कुछ लीडर जो आपको पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये पहुंची जहां जाए पहुंची, कानपुर, लखनऊ, झांसी। तो वहां से लोगों ने क्या कर दिया, धीरे धीरे पहले उनमें पहुंची रजवाड़ों में, उसके बाद में लोगों में पहुंची, पीपल्स भी इनसे जुड़ते चले गए। और जो अथॉरिटी थी किसकी, अंग्रेजों की, उसको क्या कर दिया, हटाना शुरू कर दिया। पीपल्स के साथ जमींदार भी जुड़ते चले गए। जमींदार क्यों जुड़ेंगे आपको पता है, चीफ टेंस क्यों जुड़े ये सब आपको पता है। तो ये सब ने जुड़कर क्या कर दिया, ब्रिटिश जो रेजिडेंट और जो अधिकारी थे उन सबको सिटी से बाहर खदेड़ दिया गया या भगा दिया गया। और नाना साहब ने तो खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो पेशवा हूं, मैं तो क्या हूं, पेशवा हूं, और मराठाओं का जो इनहेरिटेंस है उसको मैं क्या करूंगा, लीड करूंगा। और उसने बहादुर शाह जफर का क्या कर दिया, खुद को गवर्नर। अब गवर्नर से आपको एक चीज याद आ रही होगी कि जब सेंट्रलाइज वे में यहाँ दिल्ली में राज हुआ करते थे तो एक गवर्नर यहाँ हुआ करता था, एक हैदराबाद का हुआ करता था, मराठाओं का अलग हुआ करता था, राजपूताना का अलग हुआ करता था। हर जगह तो गवर्नर हुआ ही करते थे। गवर्नर से अब आप किसको जोड़ना है, तो गवर्नर खुद को मान लिया उसने, अथॉरिटी स्वीकार कर ली किसकी, बहादुर शाह जफर की। देखो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई। लखनऊ में कौन थी, लखनऊ में हम बात करें, देखो ये कानपुर की बात थी ना, लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ में एक लीडर थे ब्रिजिस कदर, ब्रिजिस
कदर। इसकी जो मदर थी, ये तो सन किसके थे, देखो इनके नवाब जो थे इनके फादर का नाम तो वो था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। लेकिन वाजिद अली शाह के एंसेस्टर कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता करना पड़ेगा। वाजिद अली शाह के जो पूर्वज थे वो कौन थे, उसका नाम आपको इसमें देना पड़ेगा, जो अवध के फेमस क्या थे, नवाब थे, जिनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो ये आपको पता होना चाहिए और आप इसका आंसर लिखेंगे अपनी जो नोटबुक है उसमें, पक्का इसको नोट करेंगे। वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। इनके लीडरशिप में लोगों ने बगावत शुरू कर दी और अंग्रेजों के जितने अधिकारी थे उन्होंने एक्टिवली सबको वो कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी सिपाही विद्रोह को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई के साथ झांसी से वो आई, ये झांसी से वो इसमें कनेक्ट हुई। इनका सपोर्ट कर रहे थे तात्या टोपे, तात्या टोपे थे जो नाना साहब के क्या थे, गवर्नर थे, उनके सेनापति थे। उसके बाद में हुआ क्या कि अंग्रेजों को तो देखते में नहीं बना कि हो क्या रहा है, तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अब हमें जो रिबेल हुई है, जो क्रांति हुई है, उसको क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने जितने भी एजिटेटर या जितने भी सिपाही थे उनके साथ क्या कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया, वॉर कर दिया, छोटे छोटे युद्ध होने लगे। वॉर में होगा क्या, क्योंकि सिपाही तो ताकत होती है, सिपाही जब इनसे मिल गए तो हार किनकी हुई, अंग्रेजों की। मैं यहाँ अंग्रेज लिख दे रहा हूँ ना। तो इससे क्या हुआ, लोकल जो पीपल थे जिनमें ये ट्रस्ट बन गया था कि अंग्रेज तो पैदा ही राज करने के लिए हुए हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं क्या हुई, कम हुई। और लोगों ने फिर ज्वाइन करना शुरू कर दिया किनको, सिपाही म्यूटिनी को या सिपाही रिबेलियन को। तो अंग्रेजों का, इनको लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ने लगा। इसमें 6 अगस्त 1857 6 अगस्त 1857 की डेट का एक लेटर है जो कि किसने लिखा था, तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल, एक मिनट, तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, कर्नल थे वो, कर्नल टैटलर ने अपने जो चीफ थे, जो कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ कौन थे उस समय, कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड कैनिंग, उनको एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हर तरफ हमें क्या। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो था मेरा कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वहीं रुक गया था, हालांकि हम वहीं से इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम पहुंच गए थे लेफ्टिनेंट कर्नल टैटलर के पास, हम पहुंच गए थे लेफ्टिनेंट कर्नल टैटलर के पास। इन्होंने क्या लेटर लिखा था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था, इन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि पूरे भारतवर्ष में, यानी पूरे भारतवर्ष में नहीं लेकिन नॉर्थ इंडिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है, चारों तरफ अपोज देखने को मिल रहा है। वो चाहे से कोई सा भी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, जमींदार हो, सिपाही हो, सब लोग क्या कर रहे हैं, हमारा अपोज कर दे रहे हैं। और इन्होंने लेटर किसको लिखा था, कमांडर इन चीफ जो कि लॉर्ड कैनिंग था। ये बात मैंने आपको इस वीडियो में बता दी थी। तो ये सब घटना का जिक्र करने के बाद में, यानी इस लेटर को जब प्राप्त किया, उसी से तो हिस्टोरियन ने सब चीजें जिक्र की है, हिस्ट्री का जिक्र हुआ है। ये लेटर हाथ लगा हिस्टोरियन के कि उस समय कैसी स्थिति रही होगी 1857 में, उन सब चीजों की इसमें स्थिति बयां की गई है। अब उस दरमियान होता क्या है कि कई और भी लीडर सामने आते हैं। जो फेमस लीडर थे वो मैंने आपको बता दिए, बहादुर शाह जफर, इसके अलावा आपका रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे और कुंवर सिंह, है ना, आरा के जो कुंवर सिंह थे, बिहार के आरा के जमींदार थे,
बहुत ही वृद्ध थे, बहुत बुढ़े थे वो, तो वो सब इन्होंने इनके साथ क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और कुछ लोग जो लीडर थे लोकल लेवल पर, वो भी इस विद्रोह के सामने उभर कर पब्लिक डोमेन या पब्लिक के सामने आए। उनमें से कुछ लीडर के नाम मैं आपको बता देता हूं। अहमदुल्ला शाह जो थे, ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश का अयोध्या के पास एक छोटा सा शहर है, इसको आप लोकेट करेंगे उत्तर प्रदेश के मैप में तो आपको मिल जाएगा। फैजाबाद से अहमदुल्ला शाह ने, जो कि मौलवी थे, ये बेसिकली क्या थे, मौलवी थे, यानी मुस्लिमों के धर्म गुरु थे, इन्होंने लीड किया किसको, 1857 की क्रांति को। इसके अलावा लखनऊ से हम बात करें तो लखनऊ का हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा हम कुंवर सिंह के बारे में डिस्कस करें। कुंवर सिंह बिहार का एक जिला है आरा, उसको आप लोकेट कीजिएगा। वहां के एरिया के ये क्या थे, जमींदार थे, और ये डिस्कंटल्ड थे, ये उनसे परेशान थे, किनसे, किसान ब्रिटिशर्स ने इनकी जमींदारी छीन ली थी, तो इन्होंने भी वहां के एरिया को क्या किया, लीड किया। उस एरिया के पूरे को क्या किया, इन्होंने लीडरशिप का रोल अदा किया। और लखनऊ के बारे में मैंने आपको बताया था, बेगम हजरत महल और उनके पुत्र कदीर के बारे में मैंने आपको बताया था, वो क्या कर रहे थे, वहां से लीड कर रहे थे। और भी एक इंपॉर्टेंट हुआ था बख्त खान। कौन हुआ था, बख्त खान। बख्त खान बेसिकली बिलोंग करते थे बरेली से ये लड़ते लड़ते कहां पहुंच गए, अपने बहादुर शाह जफर के पास रेड फोर्ट में। और फिर इनकी अध्यक्षता में ही एक कमेटी बनी थी जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती थी कि किस तरह से 1857 की जो रिबेल है इसको लीड करना है, या इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से इसको संचालित करना है। ये सारे डिसीजन बख्त खान की अध्यक्षता में लिए जाते थे, यानी ये गवर्नर बन गए थे किनके, बहादुर शाह जफर के। बख्त खान बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उस समय हुए। ये लड़ते हुए कहां से आए थे, आपके बरेली से। अब रिजल्ट क्या हुआ, 1857 10 मई को ये शुरू हुआ, खूब अच्छे प्रभाव से ये चला गया। अब आपने देखा होगा कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ एरिया और बंगाल के कुछ एरिया तक ही ये फैला, पूरे देश में ये नहीं फैल पाया। राजस्थान के कुछ एरिया में ये फैला, पंजाब के कुछ एरिया में ये अच्छे से फैला। ये तो हमने पूरी तरह डिस्कस किया कि किस तरह से रिबेलियन ने अपनी जो भूमिका है वो अदा की। अब हम बात करेंगे कंपनी ने कैसे फाइट बैक किया। द कंपनी फाइट्स बैक करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके वो रहे थे कैप्टन्स जिन्होंने अच्छा रोल अदा किया, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने अलग अलग रीजन से, हालांकि देखो मैं डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लिमिटेशन समय की बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ कि किन किन ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया अंग्रेजों की तरफ से। जॉन लॉरेंस एक अच्छे कैप्टन थे, या आप ये बोलो कि उनकी तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला बढ़िया ब्रिटिश कमांडर थे ये, ब्रिटिशों की तरफ से, है ना। आउट्रम और हैवलॉक, नील, उसके बाद में कैंपवेल ने ही दिल्ली के कैंप को क्या किया था, वापस लिया था। कैंपवेल ये दिल्ली से रिलेटेड थे ना, मैं बता देता हूं। उसके अलावा ह्यूरोज जो कि आपके सेंट्रल इंडिया में इन्होंने कंपनी का शासन वापस लिया था। ह्यूरोज से ही लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी, है ना। तो ये कुछ लीडर थे जो अंग्रेजों की तरफ से क्या करते हैं, अपना रोल अदा करते हैं। हमने कुंवर सिंह, हजरत बेगम महल, लक्ष्मीबाई, ये जाना, तो अंग्रेजों की तरफ से भी जो इंपॉर्टेंट रोल जिन्होंने अदा किया वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अब ये सबसे पहले क्या करते हैं, अंग्रेजों की पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि उनका सेंटर क्या था, दलई
दलई में कौन थे? हमारे बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर ने इस क्रांति में बहुत बड़ी एक स्पिरिट फूंक दी थी, बहुत तगड़ी एक चिंगारी इसमें फूंक दी थी, जिससे कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया रीजन में फैल गई थी। अंग्रेजों को इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन इसके लिखे हुए एक लेटर की वजह से सारे जमींदार, छोटे छोटे राजा सारे जुट गए थे, एकजुट हो गए थे। तो दिल्ली को इन्होंने वापस वो बनाया, और दिल्ली को इन्होंने वापस अक्वायर कर लिया 1857 में ही, सितंबर में ही। कब वापस ले लिया? सितंबर में। सितंबर 1857। अब आप अनुमान लगाओ, 10 मई को शुरू होती है रिवोल्ट, 10 मई को ये आजाद करते हैं, मतलब इसको डिक्लेयर करते हैं, और 1857 की बात आई। कितने महीनों बाद में इन्होंने वापस ले लिया? मुश्किल से 4-5 महीनों में। इसके दौरान हुआ क्या, कारण हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या कारण रहे फेलियर के ना। हुआ क्या, 10 मई को सबसे पहले कुछ री इन्फोर्समेंट इनको मिला। अब री इन्फोर्समेंट कहां से आया? ब्रिटिश से, ब्रिटेन से। कहां से आया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से री इन्फोर्समेंट में क्या क्या आया? खूब बड़ी मात्रा में सेना आई, खूब बड़ी मात्रा में गोला बारूद, असला, आर्सेनल, ये सब चीजें आई। और क्योंकि अंग्रेजों के लिए ये मामला था प्रेस्टीज का। किसका मामला था? प्रेस्टीज का। तो प्रेस्टीज का मामला इस कदर था क्योंकि उस समय दौर था कॉलोनियों का दौर, सब में होड़ मची हुई थी, फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, पुर्तगाल में और यूके में, कि हमारी सबसे ज्यादा कॉलोनी हो और हम सबसे ज्यादा जिस कॉलोनी में हम जाएंगे वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें। ये वहां के यूरोपियन कंट्री में होड़ मची हुई थी। तो प्रेस्टीज का मामला था, यदि यहां से इनको उखाड़ दिया जाता तो हो सकता है उसका रिपरकशन आसपास के एरिया में भी देखने को मिलता। तो जो और भी कंट्री थी उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया और बड़ी मात्रा में इनको सपोर्ट मिली, रीइंफोर्समेंट अच्छी मात्रा में मिला। जब अच्छी खासी मात्रा में रीइंफोर्समेंट आ गया तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, दिल्ली के जितने विद्रोही थे, जितने भी रिबेलियन थे, उनको दबोच लिया, उनको युद्ध में हरा दिया। उसके बाद में क्या किया गया, सबसे पहले शिकार उनको किसने बनाया? मुगल किंग को। मुगल किंग को, मुगल किंग कौन थे? आपके बहादुर शाह जफर। उनको कैप्चर कर लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया और उनकी आंखों के सामने ही उनके जवान बेटे को गोली मार दी गई, गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मुगल और उनकी बेगम को दोनों को फिर रंगून भेज दिया गया। रंगून आपके बर्मा में, बर्मा में आप रंगून की लोकेशन पक्का आइडेंटिफाई करेंगे। हम यहाँ एक थ्योरेटिकल पोर्शन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। 1857 में उनको भेज दिया और 1862 में फिर उनकी डेथ देखने को मिली। 1862 में फिर वहां उनकी रंगून जेल में ही उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। इस पूरे जो युद्ध था इसको लीड किया था अंग्रेजों की तरफ से कैम्पबेल ने। ठीक, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग ये कमांडर थे जो अंग्रेजों की तरफ से क्या कर रहे थे, सेना को लीड कर रहे थे। तो जब इस क्रांति के जनक बोलो या इस क्रांति की जो सुप्रीम लीडर थे उनको जब ये कैप्चर कर लेते हैं तो इस क्रांति को बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत बड़ा धक्का लगता है। हालांकि इसके बाद में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग हिसाब से क्रांति चलती रही, लोगों ने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा और अंग्रेजों को लगभग 1859 तक लास्ट तक उनको लड़ते रहना पड़ा है। 15 अप्रैल 1959 तक, वो या आप ये बोलो अप्रैल नहीं, नवंबर दिसंबर तक अंग्रेजों को छुटपुट युद्ध अलग अलग लीडर्स के साथ लड़ना पड़ा था। तो लगभग 2 साल तक ये चीजें चली थी। इसी क्रम में हम बात करें, दिल्ली के बाद में बारी आती है लखनऊ की। लखनऊ को दोबारा से एक्वायर कर लिया जाता है 1858 में। कब एक्वायर कर लिया जाता है? मार्च के महीने में 1858 में। तो लखनऊ के बाद में बात करें कानपुर की। कानपुर को लीड कर रहे थे नाना साहब। नाना साहब की भी इसमें हार हुई। हार होने के बाद में वो नेपाल के जंगलों की तराई एरिया की तरफ चले गए और उसके बाद में उनका पता नहीं चला वो कहाँ गए और कभी लौटकर वापस नहीं आए। कानपुर की ये बात हुई। तात्या टोपे की आप बात करें, तात्या टोपे की बात करें तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 17 जून 1858 को
रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो जाती है। तो तात्या टोपे क्योंकि उसको असिस्ट कर रहे थे, तो तात्या टोपे भी इस स्थिति को देखकर वहां से क्या कर जाते हैं, सेंट्रल जो इंडिया का पार्ट है, सेंट्रल इंडिया मतलब चंबल के बीहड़, वहां वो निर्वासित हो जाते हैं, वहां को वो माइग्रेट करके चले जाते हैं। वहां जो लोकल लीडर थे या लोकल जो ट्राइबल लोग थे उनकी मदद से छापामार युद्ध यानी गोरिल्ला युद्ध, गोरिल्ला युद्ध एक टाइप होता है लड़ाई का जिसमें क्या होता है, छिपकर वार करने की टैक्टिस, एम्बुश लगाकर वार करने की टैक्टिस होती है। इसमें दुश्मन को मारा जाता है, फिर वापस छिप के वार किया जाता है, वापस छुप जाया जाता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव वार होता है जो मराठों ने इजाद किया था ना। तो छापामार युद्ध सेंट्रल इंडिया से लड़ते रहे। हालांकि कुछ समय बाद में उनके मतलब अप्रैल 1859 में, लगभग 2 साल बाद में, इनका तात्या टोपे का कोई दोस्त था जमींदार, उसकी दगाबाजी की वजह से या उसके धोखे की वजह से इनको अंग्रेजों ने सोते हुए को पकड़ा और फिर जल्दी जल्दी इनका ट्रायल करके इनको फांसी की सजा सुना दी गई। इसी तरह से 1859 में ही कुंवर सांप, बख्त खान, बरेली के और भी छोटे मोटे लीडर थे। इसके अलावा नाना साहब के भी कुछ भाई बंद या मराठा सरदार जो थे वो भी उनको साथ के दिन सबको क्या कर लिया गया, फिर पकड़ लिया गया। और बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ जो लीड कर रही थी वो भी नेपाल की तरफ मूव कर गई थी। तो आप ये देखेंगे 1859 में पूरी तरह से जो अंग्रेजों का राज है वो पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका था। तो इस तरह से 1857 की जो रिबेल थी उसका आप ये मान सकते हैं अंतिम पड़ाव था। और 1859 लास्ट तक अंग्रेजों ने पूरे भारत पर फिर से वही स्थिति पैदा कर ली जो कि 10 मई 1857 से पहले की थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ये कि जो रिबेल हुई थी 1857 की, या हुई, कुछ स्थानों पर अंग्रेजों को हार का मुंह देखना भी पड़ा, कुछ जगह विक्ट्री इनको हाथ लगी रिबेलियन को, और फिर दोबारा से रिस्टोर हुआ। तो इस स्थिति से लोगों और प्रशासन दोनों में बहुत सारी चेंजेस आने लगे। इससे ज्यादा चेंजेस जो इंपॉर्टेंट है वो है अंग्रेजों की साइड से, अंग्रेजों या ब्रिटिशर्स की तरफ से क्या क्या चेंजेस आए। अंग्रेजों ने फिर इसके बाद में यानी 1857 के बाद में इस बात पर जोर दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा लॉयल्टी लोगों की जीते, यानी ज्यादा से ज्यादा वफादार लोग बनाए, यानी लोगों के फेवर में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। लैंडलॉर्ड्स जो होते थे, लोकल मनी लैंडर्स या लैंडलॉर्ड जो जमींदार लोग थे, उनको ज्यादा तवज्जो दी और कुछ अलग अलग प्रकार की पॉलिसी इन्होंने इम्प्लीमेंट की। हालांकि हम इनको एक अलग उसमें पढ़ेंगे इसके बाद में, तो उसी को हम पढ़ लेते हैं। और इस दौरान देखो क्या हुआ, जितने भी ये क्रांतिकारी जो बोलते थे अंग्रेज, इनमें से कई राजाओं को, कई सैनिकों को इन्होंने क्या किया, फिर इनके ऊपर ट्रायल चलवाई और लास्ट में फिर इनको फांसी भी कई लोगों को दी गई। तो अब इसका इंपोर्टेंस हम पढ़ेंगे कि इसके बाद में होता क्या है, आफ्टरमाथ। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, कुछ चेंजेस लिए जाते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला चेंज तो ये किया गया कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लिया गया इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है 1858 में। 1858 में एक एक्ट पास करती है कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके तहत क्या किया जाता है कि गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल, इसकी पोस्ट को अबोलिश कर दिया जाता है। मींस इन 1858 with the help of an act the British Parliament abolished the post of Governor General। गवर्नर जनरल की जगह फिर उन्होंने रखा क्या, वायसराय। वायसराय, फिर इन्होंने वायसराय रखा। इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंग्स, लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग नहीं, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि आपको अच्छे से पता है 1857 की क्रांति के समय कौन थे, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब इन्हीं को वायसराय बना दिया गया। तो प्रथम वायसराय भी कौन हुए, फिर लॉर्ड कैनिंग, आजादी के 1857 के बाद में। तो ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। इसके बाद में एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई, जिस पोस्ट का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी भारत का सचिव, जो कि एक प्रशासनिक पोस्ट थी, बहुत पावरफुल थी, और ये रिप्रेजेंटेटिव होता था हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से, और ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था भारत में किस प्रकार से गवर्निंग पॉलिसी होंगी, यानी गवर्न किस प्रकार से किया जाएगा। ये कुछ रिकमेंडेशन देते थे पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट फिर वहां से लागू करती थी, फिर उनको ये इंप्लीमेंट करते थे, कैनिंग। ठीक है, तो इसकी सहायता के लिए एक काउंसिल ऑफ एडवाइस भी गठित कर दी गई। काउंसिल ऑफ एडवाइस यानी एक काउंसिल होती थी, 4 सदस्य की एक काउंसिल बिठा दी गई, जो कि विभिन्न प्रकार के जो मैटर होते थे इंडिया में किस प्रकार से शासन किया जाए उसके बारे में ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को सजेस्ट करते थे। ये पार्लियामेंट में उनको रखते थे, फिर बाद में क्या होती थी, पॉलिसी रखी जाती। देखो पार्लियामेंट कहाँ की, ब्रिटेन की, क्योंकि हम सोवेरेन नहीं थे, हमारे लिए सोवेरेन क्या थी, ब्रिटिश की पार्लियामेंट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपको इसमें याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गया, इसमें हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो पूरी तरह से खत्म कर कर ब्रिटिश जो क्राउन था उसको शिफ्ट कर दिया गया। इससे क्या मतलब हुआ, मतलब पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया गया था, एक फरमान दिया गया था ना, कि जिसकी वजह से आप जाओ ट्रेड करो, कॉलोनी बनाओ, सब तरह से कौन इनको ऑथोराइज करती थी, वहां की महारानी। लेकिन इस क्रांति के बाद में इन्होंने इनके सारे राइट वापस ले लिए और यहां से इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, यानी हम डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा रोल अदा कर दिया। हालांकि ये रोल बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हटाया गया है। 1813 में कुछ इनके पावर लिए गए, 1833 में कुछ पावर लिए गए, और फिर 1857 से इनके पूरे पावर अबोलिश कर दिए गए। 1813 की हम बात करें तो कुछ पावर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और कमर्शियल पावर दोनों में बांटकर इनके पास कमर्शियल पावर रख दिए गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे। 1833 में इनके जो ट्रेड के पावर थे वो पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे। सिर्फ चीन के साथ व्यापार और टी, 2 चीज इनके पास छोड़ी थी जिनके साथ ही व्यापार कर सकते थे। और 1857 में जैसा आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से शासन किसने ले लिया, ब्रिटिश क्राउन ने। दूसरी इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ कि जितनी भी टेरिटरी थी, लोकल टेरिटरी मतलब कि जो लोकल राजा महाराजा थे उनको ये अश्योरेंस दिया गया, दे अश्योर्ड उनको ये अश्योरेंस दिया गया कि इन फ्यूचर उनका जो राजकाज या उनकी जो टेरिटरी है उनको अनेक्स नहीं किया जाएगा। मीन्स दे वुड नेवर बी अनेक्स्ड इन फ्यूचर, उनको ये एश्योरेंस दिया गया। और उनको ये भी राइट दिए गए कि आप अपने जो एडेप्टेड सन हैं, देखो एडेप्टेड सन के बारे में हम पूरी तरह से सीख चुके हैं। नाना साहब भी एडेप्टेड सन थे बाजीराव द्वितीय के, रानी लक्ष्मीबाई ने भी एडेप्टेड सन रखा था जिनको अंग्रेजों ने मना कर दिया था। लेकिन यहां से अंग्रेजों ने पॉलिसी में बदलाव किया, वो बोले कि एडेप्टेड सन भी जो है वो मान्य होंगे यदि किसी राजा के पुत्र या उसकी जो विरासत को संभालने वाला उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को एडॉप्ट भी कर सकते हैं, उसको भी इन्होंने कंसीडर किया। और इसके साथ उन्होंने कंडीशन जोड़ दी कि आपको ये अश्योरेंस मिलता है कि आपकी हम टेरिटरी को अक्वायर नहीं करेंगे, अनेक्स नहीं करेंगे, लेकिन बदले में क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रिटिश क्वीन की जो सोवरेनिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, यानी आपको अपने आप को ब्रिटिश क्राउन के अधीन मानना पड़ेगा। तो ऐसा लोकल राजाओं ने सभी ने किया, जिन्होंने नहीं किया उनका राजकाज अनेक्स कर लिया गया। इसके बाद में सोल्जर्स यानी आर्मी में कुछ रिफॉर्म किए गए। आर्मी में रिफॉर्म क्या हुए, पहला काम किया गया, इन्होंने रेशियो जो था सैनिकों का रेशियो कैसे था, बहुत कम रेशियो था। सबसे ज्यादा सैनिक कहां से थे, इंडियन हुआ करते थे। इंडियन भी कहां से, अवध से, बिहार से, आपके राजस्थान से, उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया से, सेंट्रल इंडिया से, साउथ इंडिया से। यहां ज्यादातर ये लोग क्या करते थे, रिक्रूट करते थे, क्योंकि इनको ये ज्यादा क्या मानते थे, ब्रेव मानते थे और कैपेबल मानते थे। तो इंडियन सोल्जर्स होते थे। फिर इन्होंने क्या कर दिया, इनका
प्रोपोर्शन में क्या कर दिया, यूरोपियन जो सैनिक थे उनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया कि भैया एक ये 50। इससे पहले क्या होता था, जो अधिकारी वर्ग था, ऑफिसर जो होते थे वो होते थे अंग्रेज, बाकी लोअर लेवल पे इंडियंस होते थे। तो यहाँ इन्होंने कुछ रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। और एक चेंजिंग ये की, क्योंकि क्रांति के सेंटर जो रहे थे वो अवध, बिहार, नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट रहे थे, यहां से उन्होंने फिर सैनिकों को रिक्रूट करना बंद कर दिया और ज्यादा प्रेफरेंस दी उन्होंने गोरखा, नेपालीज, अफगान, पंजाब के कुछ रीजन से, क्योंकि इन लोगों ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इन्होंने भी पूरी रॉयल्टी उनके साथ दिखाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। चौथा रिफॉर्म क्या किया गया, जो लैंड प्रॉपर्टी है किनकी, मुस्लिम्स की, उसको जब्त कर लिया गया। मुस्लिम, पूरा फोकस मुस्लिम पे रहा। देखो अंग्रेजों का ये मानना था कि मुस्लिम जो है वो इस क्रांति के सबसे बड़े कारण है, मुस्लिम यदि नहीं होते तो ये क्रांति नहीं होती। इस तरह से अंग्रेजों ने मुस्लिमों के साथ दोगला व्यवहार या दूसरे तरह का व्यवहार किया, जिसमें इनके साथ पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया गया और इनके पूरे राइट्स छीन लिए गए। और इसके बाद में अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण पॉलिसी अपनाई, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में डिवाइड करने का। डिवाइड और रूल का जो रूल था वो अच्छे से इंप्लीमेंट किया रिलीजन के आधार पर। और मुस्लिमों को वो उन्होंने निचले पायदान पर रखा और हिंदुओं को उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी। तो आप ये अच्छे से देख रहे होंगे कि अंग्रेजों ने जो बीज बोए थे ना, किसके, डिवीजन के, वो आज भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का जो काम था वो किया था अंग्रेजों ने। और आज भी हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए सोसाइटी के संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए इन लोगों का इंटीग्रेशन और प्रॉपर डेवलपमेंट सभी कम्युनिटी का बराबर जरूरी है। तो ये आपको इसमें पता होना चाहिए क्यों मुस्लिमों के साथ उन्होंने दोगला व्यवहार किया। पांचवा, ब्रिटिश लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम इंडिया के रिलीजियस और सोशल जो वर्क है या ट्रेडिशंस है, प्रैक्टिसेस है, उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको याद होगा इससे पहले कुछ रिफॉर्म हुए थे। 1829 का राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिंग की मदद से सती प्रथा को बैन करवाया था। 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर ने रीमैरिज, विडोज रीमैरिज का जो कंसेप्ट था वो लागू किया था। तो कुछ रिफॉर्म हुए थे, उनमें अंग्रेजों का अच्छा खासा योगदान था, क्योंकि अंग्रेज ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते थे जहां जो वैल्यूज होती थी, मोरल वैल्यूज, उनको तवज्जो दी जाती थी और वो कुछ चीजें यहाँ भी इंप्लीमेंट करना चाहते थे। क्योंकि ऐसा नहीं है जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं उनमें सब में एक्सप्लॉयटेशन करने का ही रुख अपनाया, कुछ लिबरल भी आए जिन्होंने फेवर करने की कोशिश की। तो इसके बाद में अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया कि हम किसी भी तरह की रिलीजियस और सोशल एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि लैंडलॉर्ड्स और जमींदार जो लोग थे उनके फेवर में कुछ सिक्योरिटी और कुछ राइट्स की बात उन्होंने की और उनके फेवर में पॉलिसी निर्माण करने का पूरी तरह से उनको वचन दिया या उनको अपने विश्वास में लिया, ताकि वो उनके प्रति क्या रहे, लॉयल रहें। और इस तरह से उन्होंने भारत के विभिन्न जो सोसाइटी के डिवीजन थे, सोसाइटी के जो भाग थे, उनको डिवाइड किया और फिर बहुत लंबे समय तक यहाँ तक शासन करते आए। तो ये उनके मेन फीचर्स है। तो इससे आपको पता लगा होगा कि 1857 का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है और 1857 की जो क्रांति है उसने प्रशासन में कितना बड़ा बदलाव किया, अंग्रेजों के सोचने के तरीके में कितना बदलाव किया, साथ ही जो लोगों में परसेप्शन बना हुआ था कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता, वो भी किसी न किसी जो भ्रम बना हुआ था वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसको आपको अच्छे से समझना था। तो ये रहा पूरा चैप्टर। अगले वीडियो में फिर हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।